जरूर कर लीजिए। तो नर युग्मकोद्भिद की संरचना और विकास। नर युग्मकोद्भिद, नर यानी नर के बारे में तो अपन जान सकते हैं कि नर का काम लिया जाता है। युग्मकोद्भिद यानी कि नर युग्मक का निर्माण करने वाले अंग के बारे में यहाँ पर बात करेंगे अपन। और वह अंग अपन कहते हैं कि वह होता है पुंकेसर। और पुंकेसर के अंदर जो नर युग्मक बनते हैं परागकण, तो अंकुरित जो परागकण होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? नर युग्मकोद्भिद कहते हैं। ये तो केवल एक बार यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, आगे डिटेल में अपन इसके बारे में लिखेंगे। तो देखिए चैप्टर चालू करते हैं आज का। चैप्टर में सबसे पहले अपन चालू करते हैं पुंकेसर तथा लघु बीजाणु दानी। हेडिंग रहेगी नर युग्मकोद्भिद की संरचना और विकास, जिसमें पहले पुंकेसर और लघु बीजाणु दानी। अब ये पुंकेसर क्या होते हैं? तो पुंकेसर के लिए आपको बताया हुआ है कि पुंकेसर क्या होते हैं? पुष्प के नर जननांगे होते हैं। पुंकेसर क्या होते हैं? पुष्प के नर जननांगे होते हैं। और इसके अंदर जो परागकण बनते हैं उन्हें अपन लघु बीजाणु के नाम से भी जानते हैं। और प्रत्येक जो परागकण होता है उसके अंदर अपन कहते हैं कि ऊपर की ओर जो परागकोश होता है, प्रत्येक पुंकेसर में जो परागकोश होता है उस परागकोश की जो कोष्ठ होते हैं उन्हें अपन क्या कहते हैं? लघु बीजाणु दानी के नाम से जानते हैं। आवर्तबीजी पादपों में नर जननांग पुंकेसर होता है। जो भी एंजियोस्पर्मी पादप होते हैं आवर्तबीजी, उनमें अपन मानते हैं कि नर जननांग क्या होता है? पुंकेसर होता है, जिसे अपन लघु बीजाणु पर्ण के नाम से या माइक्रो स्पोरोफिल भी कहते हैं। माइक्रो स्पोरोफिल के नाम से भी जानते हैं। प्रत्येक पुंकेसर 3 भागों में डिवाइड रहता है, पूतंतु, योजी और परागकोश। इनके बारे में अपन ने पिछले वीडियो में देख लिया था। अब आगे अपन देखेंगे कि पूतंतु जो होता है वह पुंकेसर का लंबा वृंतनुमा भाग, जिसके शीर्ष पर परागकोश होता है। और प्रारूपिक दृष्टि से प्रत्येक जो परागकोश होता है उसमें 2 पालियां पाई जाती है। और दोनों पालियां किससे जुड़ी रहती है? एक दूसरे से योजी द्वारा जुड़ी हुई रहती है। ये बातें अपन ने पिछले वीडियो में देख ली थी। अब आगे अपन देखेंगे कि योजी क्या है? एक बंध्य उत्तक होता है। परागकोश की प्रत्येक पाली 2 प्रकोष्ठों में डिवाइड होती है, जिन्हें परागकोश या परागपुट या लघु बीजाणुदानी कहते हैं। उन्हें लघु बीजाणुदानी कहते हैं। यानी जो भी अपना परागकोश होता है, यानी कि ये मान लिए कि अपन ने पुंकेसर, इस पुंकेसर का ये जो शीर्ष भाग था इसमें ऊपर की तरफ ये संरचना, इसे अपन क्या कहते हैं? परागकोश कहते हैं। परागकोश की 2 पालियां दिखाई दे रही और प्रत्येक पाली की संरचना अंदर से ऐसी होती है, तो दोनों की संरचना ये बनती है। तो ये जो पालियां जो बन रही है उन्हें अपन क्या कह देते हैं? यहाँ पर लघु बीजाणुदानी के नाम से जानते हैं। यानी कि 2 एक कोष्ठ, पहले 2 दिखाई देते हैं, फिर प्रत्येक एक के अंदर 2 होते हैं, तो टोटल 4 हो जाते हैं, तो लघु बीजाणुदानी कहते हैं। तथा प्रत्येक द्विपालित परागकोश 4 लघु बीजाणुदानी युक्त होता है। मालवेसी कुल के पादपों में परागकोश एक पालित होता है, जिसमें केवल 2 लघु बीजाणुदानियां पाई जाती है। इन बीजाणुदानियों में लघु बीजाणुओं तथा परागकणों का क्या होता है? विकास होता है। यानी जो बीजाणुदानियां होती है इनमें लघु बीजाणु यानी कि जो नरयुग्मक होते हैं, जिन्हें अपन परागकण कहते हैं, उनका क्या होता है? विकास इसी के अंदर होता है। अब देखिए यहाँ पर इस डायग्राम में क्या बताया गया है। ये डायग्राम अपने मुख्य रूप से जो पुंकेसर होता है उसकी संरचना को प्रदर्शित कर रहा है। ये देख लीजिए, ये पुंकेसर की संरचना है यहाँ पर सारी। तो इस संरचना में यह पुंकेसर पार्ट है और ये ऊपर की तरफ अपने क्या दिखाई दे रहा है? परागकोश। ये अपना कौन सा पार्ट हो गया? ये इसका पूतंतु पार्ट हो जाता है। ये परागकोश और परागकोश की 2 भित्ति दिख रही है, इनको जोड़ने वाला पार्ट क्या हो जाता है? योजी, जिसे अपन कहते हैं। अब इस परागकोश का जब अनुप्रस्थ काटते हैं तो अपने को ये संरचना प्राप्त होती है। तो अपन देखेंगे कि परागकोश में जो ये लघु बीजाणुदानियां है उनमें अपने को देखो छोटी छोटी जो राउंडेड संरचना दिख रही है, गोल संरचना, ये क्या है? परागकण। और परागकण क्या होते हैं? नर युग्मक होते हैं। इन्हें अपन लघु बीजाणु के नाम से भी जानते हैं। ये इस डायग्राम में दिखाए गए हैं। तो ये डायग्राम भी आपको नोट्स में बनाना है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। अगर कोई डायग्राम नहीं बन पा रहा है तो उसकी 1 मिनट आप जगह छोड़ सकते हो, एक बार बाद में बुक से आप उसे बना सकते हो जब बुक अवेलेबल हो जाए। इसके बाद में आगे देखिए एक डायग्राम में अपन, और इसमें क्या दे रखा है कि जो पुंकेसर होता है उसकी ज़्यादा डिटेल दे रखी है किस प्रकार से। तो यहाँ पर देखिए कि अपने पहला जो ये डायग्राम प्रदर्शित हो रहा है इसमें क्या है? पुंकेसर का जो परागकोश है उसकी काटी है अपन ने।
और काट काटिए तो ये 1 और 2 और 3 4 ये दानियाँ दिखाई दे रही है। अब अपन ने क्या किया है कि एक जो लघु बीजाणु दानी है उसकी क्या लिए अपन ने अनुप्रस्थ काट लिया और उसका अध्ययन किया गया है। तो उसका अध्ययन करने पर अपन देखते हैं इसकी सबसे बाहरी परत है अंतःस्थीशियम होती है, फिर इसके पश्चात मध्य परत आती है, बाद में अपन कहते हैं इसमें जो लघु बीजाणु बनते हैं वह आते हैं। इन लघु बीजाणु का जो निर्माण होता है वह मातृकोशिका यानी लघु बीजाणु मातृकोशिका अपन कह देते हैं, और एक पाई जाती है टेपिटम सेल्स जो इनको पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। इनके बारे में आगे पढ़ेंगे अपन। और डिटेल में इसका अगर डायग्राम देखें तो इस प्रकार से अंदर संरचना होती है। ये जो दिखाई दे रहे लघु बीजाणु दानी है और इनके अंदर ये क्या बने हुए अपने ये परागकण बने हुए हैं। ये संरचना अपने को है। ये डायग्राम भी अपना बनेगा मुख्य रूप से। अब आगे देखिए अपने आगे अपन बात करेंगे कि विकास की प्रारंभिक अवस्था में प्रत्येक जो परागकोश होता है एक निश्चित बाह्य त्वचा, इसे एपिडर्मिस कहते हैं, के द्वारा आवृत अविभेदित कोशिकाओं का समरूपी समूह होता है जिसमें अनेक संरचनात्मक परिवर्तनों के फलस्वरूप 4 परागपुटों का विभेदन होता है। और प्रत्येक परागपुट की कुछ हाइपोडर्मल जो सेल होते हैं जिन्हें अधस्त्वचक कोशिका कहते हैं, वे क्या होती है अन्य कोशिकाओं से आकार में बड़ी और सघन हो जाती है। यानी प्रत्येक परागपुट की कुछ अन्य हाइपोडर्मल सेल्स अन्य कोशिकाओं से आकार में बड़ी हो जाएगी और सघन जीवद्रव्य युक्त हो जाएगी, जिन्हें अपन क्या कहेंगे प्रप्सु कोशिकाएं या आर्कीस्पोरियल सेल्स कहते हैं। कई बार क्वेश्चन आता है आर्कीस्पोरियल सेल क्या होती है, तो अपन मानेंगे परागपुट की जो कोशिकाएं होती है हाइपोडर्मल सेल्स वह अन्य कोशिकाओं से क्या हो जाती है आकार में बड़ी हुई सघन जीवद्रव्य युक्त हो जाती है, जिन्हें अपन क्या कहते हैं आर्कीस्पोरियल सेल्स कहते हैं। आगे अपन देखेंगे कि परागकोश का जो परिवर्धन होता है, परागकोश का परिवर्धन वह यूस्पोरेंजिएट होता है यानी कि सुबीजाणुदानीय प्रकार का होता है। अब ये सुबीजाणुदानी से क्या मतलब होता है कि इस प्रकार के परिवर्तन में एक से अधिक बीजाणुदानियाँ जो होती है बीजाणुदानियाँ प्रारंभिकाओं यानी कि स्पोरेंजियल इनिटियल से बीजाणुदानियाँ परागपुट का परिवर्तन होता है, बीजाणुदानियाँ परागपुट का परिवर्तन होता है। तो अगर क्वेश्चन आए कि परागकोश का परिवर्धन यूस्पोरेंजिएट यानी कि सुबीजाणुदानीय होता है कैसे, तो इस परिवर्तन में क्या होता है एक से अधिक जो बीजाणुदानीय प्रारंभिकाओं से बीजाणुदानियाँ परागपुट का क्या होता है परिवर्तन होता है, इसलिए इसे अपन सुबीजाणुदानीय कहते हैं। प्रत्येक जो प्रपस्व कोशिकाएं होती है यानी कि आर्कीस्पोरियल सेल्स एक परिणत विभाजन द्वारा 2 कोशिकाओं का निर्माण करती है। और वो 2 कोशिकाएं कौन कौन सी होती है, एक तो प्राथमिक बीतीय कोशिका होती है और एक कौन सी होती है प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका होती है। उनका वह क्या करती है निर्माण करती है। अब आगे देखिए इसी में कि प्राथमिक बीतीय कोशिका परागकोश भित्ति का निर्माण कर लेती है। प्राथमिक बीतीय कोशिका परागकोश की भित्ति का निर्माण करती है, जबकि प्राथमिक जो बीजाणुजन कोशिका होती है वह सीधे लघु बीजाणु मातृकोशिका का निर्माण करती है। प्राथमिक बीतीय कोशिका तो परागकोश भित्ति बनाएगी, जबकि प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका लघु बीजाणु मातृकोशिका का निर्माण करती है, या सूत्री विभाजन द्वारा अनेक बीजाणुजन सेल्स का निर्माण भी कर लेती है, जो बाद में लघु बीजाणु मातृकोशिका का क्या करती है कार्य करती है। लघु बीजाणु मातृकोशिका वह कोशिका होती है जिससे अपन कह सकते हैं लघु बीजाणु का क्या होता है निर्माण होता है, मातृकोशिका यानी जनक कोशिका। अतः प्रत्येक परागकोश परिवर्तन के फलस्वरूप 2 स्पष्ट भागों में विभेदित हो जाता है। 2 स्पष्ट भाग कौन कौन से, एक तो बन जाती है परागकोश की भित्ति और एक बन जाती है बीजाणुजन कोशिकाएं। तो इनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपन देखेंगे परागकोश से भित्ति, जिसे एंथर वाल के नाम से भी अपन जानते हैं। परागकोश भित्ति नोट्स जो भी बनाओ फ्रेंड्स साफ सुथरे बनाने हैं बिल्कुल। परागकोश की भित्ति देखिए इसमें क्या होता है। परागकोश भित्ति का निर्माण प्राथमिक भित्तीय कोशिका से होता है एवं परिपक्व अवस्था के अनुप्रस्थ काट में यह 4 स्तरों में विभेदित दिखाई देती है। ये चारों स्तर परिधि से केंद्र की ओर एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं, जो निम्न प्रकार से होते हैं। सबसे बाहर बाह्य त्वचा होती है, फिर अपन कहते हैं अंतस्व त्वचा होती है, और फिर कहते हैं मध्य स्तर होता है, फिर पोषोतक होता है। पोषोतक जिसे अपन क्या कहते हैं टेपिटम के नाम से भी जानते हैं। टेपिटम लेयर होती है 4 नंबर पर, पोषोतक भी इसे कहते हैं पोषोतक।
फिर इनका वर्णन करते हैं तो सबसे पहले अपन बात करते हैं बाह्य त्वचा यानी कि एपिडर्मिस। तो यह पराकोष भित्ति का सबसे बाह्य कोशिकाओं का एकल स्तर होता है, यानी सबसे बाहरी स्तर। जो पराकोशी क्या करता है, सुरक्षा। कोई भी पार्ट देख लीजिए, उसका सबसे बाहरी क्या करता है, सुरक्षा कार्य करेगा। तो एपिडर्मिस या बाह्य त्वचा भी सुरक्षा कार्य करती है। और परिपक्व पराकोष की बाह्य त्वचीय कोशिकाएं स्पर्श रेखीय दिशा में दीर्घित तथा चपटी होती है। यह भी अपने को ध्यान में रखना है। तो बाह्य त्वचा के बारे में अपन क्या लिखेंगे कि सबसे बाहरी भित्ति होती है, बाह्य कोशिकाओं का एकल स्तर बनाती है, पराकोष की सुरक्षा करती है और ये क्या होती है, दीर्घित एवं चपटी होती है। इसके बाद में अपन बात करेंगे जो दूसरा पार्ट होता है इसके अंदर की जो भित्ति, जिसे अपन एंडोथीसियम के नाम से जानते हैं। यह क्या होती है, बाह्य त्वचा के बिल्कुल नीचे कोशिकाओं का एकल स्तर होता है। बाह्य त्वचा के बिल्कुल नीचे कोशिकाओं का एकल स्तर होता है, जिसमें कोशिकाएं मोटी व त्रिज्यतः दीर्घित होती है, यानी इसकी सेल्स मोटी भी होती है और दीर्घित अपन कह सकते हैं बड़ी होती है। इन कोशिकाओं की आंतरिक स्पर्श रेखीय भित्तियों में अल्फा सेल्यूलोज के जम जाने से रेशेदार पट्टियों का निर्माण हो जाता है। तो कई बार पूछ लेते हैं रेशेदार पट्टियां क्यों बनती है, तो सेल्यूलोज के जमाव के कारण यह बनती है। पट्टियां बन जाती है जो यू आकार की होती है। पट्टियां जो होती है वह यू आकार की होती है। ये कोशिकाएं आर्द्रताग्राही प्रकृति की होती है, यानी आर्द्रता या नमी को क्या करती है, अवशोषित। ग्राही यानी ग्रहण करने वाली, तो नमी को अवशोषित करती है, आर्द्रताग्राही प्रकृति की होगी। एवं शुष्क अवस्था में इनमें खिंचाव या तनाव भी उत्पन्न होता है। जब ये शुष्क हो जाती है, इनमें नमी वगैरह की कमी हो जाती है, तो इनमें खिंचाव या तनाव उत्पन्न होता है, जिससे पराकोष का क्या हो जाता है, प्रस्फुटन हो जाता है। पराकोष प्रस्फुटन का मतलब होता है पराकोष की भित्ति का फट जाना, जिससे अंदर के जो नरयुग्मक पराकण होते हैं वह क्या होते हैं, बाहर निकले आते हैं। उसे अपन कहते हैं पराकोष का प्रस्फुटन। अब पराकोष का प्रस्फुटन कब हो रहा है, जब यहाँ पर अपन मान रहे हैं कि नमी या जल की कमी आ जाती है, तो इसकी सेल्स में खिंचाव या तनाव उत्पन्न होता है, जिसके कारण से पराकोष क्या हो जाता है, फटे जाता है। फिर अपन देखेंगे कि जो मध्य जनन स्तर होता है, मध्य स्तर मिडिल लेयर, उसमें क्या होता है, तो अंतःस्थीसियम के अंदर की तरफ कोशिकाओं की 1 से 3 परतें मध्य स्तर का निर्माण करती है। ये कोशिकाएं पतली भित्ति युक्त एवं अल्पकालिक होती है, यानी कुछ समय के लिए अपन कह सकते हैं ये पाई जाती है। अब जो मुख्य पाई जाती है वो होती है पोषूतक या टेपिटम, और इससे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, इसलिए ध्यान से समझना इसे। यह पराकोष भित्ति का सबसे आंतरिक और विशिष्ट स्तर होता है, सबसे अंदर की तरफ पाया जाता है और विशिष्ट स्तर होता है। यह बीजाणुजन उत्तक के चारों ओर एकल स्तर के रूप में पाया जाता है। बीजाणुजन उत्तक जिनके द्वारा बीजाणुओं का निर्माण होता है के चारों ओर एकल स्तर के रूप में पाया जाता है। लघु बीजाणु की चतुष्क अवस्था तक यह स्तर पूर्ण विकसित हो जाता है, यानी लघु बीजाणु यानी कि पराकण जब चतुष्क अवस्था में आते हैं तब तक यह स्तर पूर्ण विकसित हो जाता है। टेपिटम कोशिकाओं का कोशिका द्रव्य जो होता है वह सघन होता है और केंद्र क्या होता है, बिल्कुल स्पष्ट पाया जाता है। परिपक्व अवस्था में ये कोशिकाएं कैसी होती है, बहुकेंद्र की होती है। परिपक्व अवस्था में अगर अपन देखें तो कोशिका बहुकेंद्र की होगी और बहुगुणित भी अपन इन्हें मान सकते हैं। बहुगुणित का मतलब बहुत से गुणसूत्र युक्त मानेंगे, और बहुकेंद्र की यानी केंद्र की संख्या 1 से ज्यादा अपन ले सकते हैं, तो बहुगुणित होगी और साथ में बहुकेंद्र की भी होगी। इसके बाद में देखिए कि जो आवर्तबीजी है, आवर्तबीजी पादपों में कोशिकाओं के स्वभाव के आधार पर टेपिटम कितने प्रकार की मानी गई है, 2 प्रकार की टेपिटम अपन मानते हैं, जिन्हें एक तो होती है अमीबीय टेपिटम और एक होती है स्त्राविया ग्रंथिल टेपिटम। फर्स्ट अपन कहेंगे जो अमीबीय टेपिटम होती है और दूसरी जो होती है वह स्त्राविया ग्रंथिल टेपिटम के नाम से जानते हैं। तो स्टूडेंट्स जरूर याद रखना, 2 प्रकार की टेपिटम बता रहा हूं, एक अमीबीय टेपिटम और दूसरी होती है स्त्राविया ग्रंथिल टेपिटम। आगे देखिए टेपिटम के बारे में। टेपिटम की कोशिकाओं से वसीय प्रकृति की यानी कि वसा से निर्मित वसीय प्रकृति की गोलाकार संरचना का निर्माण होता है, जिसे प्रोयूबिस काय पाई जाती है। यानी वसीय प्रकृति की गोलाकार जो संरचना होती है जिसे अपन क्या कहते हैं, प्रोयूबिस बॉडीज यानी कि प्रोयूबिस काय के नाम से जानेंगे। और यह प्रोयूबिस काय क्या होती है, स्पोरोपोलेनिन। यह जो प्रोबिस बॉडीज या प्रोयूबिस काय क्या करती है, स्पोरोपोलेनिन नामक पदार्थ के जमने से
यूबिस काय में परिवर्तित हो जाती है। काफी मोस्ट लाइन है, क्वेश्चन आता है स्पोरोपोलेनिन का, याद रखना। प्रोयूबिस काय स्पोरोपोलेनिन नामक पदार्थ के जमने से यूबिस काय में परिवर्तित हो जाती है तथा परागकणों के बाह्य चोल के निर्माण में क्या करती है, सहयोग करती है। परागकणों का जो बाह्य चोल बनता है उसमें क्या करती है, सहयोग करने का कार्य भी करती है। अधिकांश द्विबीजपत्री पादपों में स्त्रावी प्रकार की टेपिटम पाई जाती है। क्वेश्चन एक बार पूछा गया है स्त्रावी प्रकार की टेपिटम कौन से पादपों की विशेषता होती है, तो ध्यान रखना जो द्विबीजपत्री पादप होते हैं उनकी विशेषता होती है। आगे देखिए, परागकणों के परिवर्धन में टेपिटम पोषण प्रदान करने के साथ अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में भी क्या करते हैं, सहयोग प्रदान करती है। यह टेपिटम जो होती है वह पोषण के साथ साथ अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में भी सहायता करती है। यदि किसी परागकोश में टेपिटम का ह्रास यानी कि वह धीरे धीरे अपघटित या नष्ट हो रही है, ह्रास हो जाता है तो परागकणों के विकास से पूर्व हो जाता है। टेपिटम का ह्रास हो जाता है तो परागकणों का जो विकास होता है, टेपिटम का ह्रास परागकणों के विकास से पूर्व हो जाता है तो उसके जो परागकण होते हैं वह बंदे या स्टेराइल या रुद्ध वृद्धि वाले होते हैं। कहने का मतलब यह है कि परागकणों के विकास से पहले अगर टेपिटम नष्ट हो जाए तो परागकण क्या होंगे, बंदे प्रकृति के होंगे, अर्थात उनमें निषेचन की क्षमता नहीं पाई जाएगी। वह क्यों, क्योंकि टेपिटम क्या करती है, उनको पोषण प्रदान करती है। अगर टेपिटम ही वो पहले ही नष्ट हो जाती है तो परागकणों का जो विकास होगा वह पूर्ण रूप से नहीं हो पाएगा और वह स्टेराइल प्रकार के होंगे, बंदे प्रकृति के हो जाते हैं। तो ये तो थे फर्स्ट प्रकार की जो कोशिका थी अपनी परागकोश की भित्ति, उसके टाइप थे जिसमें अपन ने देख लिया 4 प्रकार की कोशिका। अब जो सेकंड है इसकी वह कौन सी है, अपनी बीजाणुजन्य कोशिका, उसकी बात कर रहे हैं। तो परागकोश में परागकोश भित्ति द्वारा आवृत कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है, बीजाणुजन कोशिका कहलाता है। दोबारा बोल रहा हूं, जो परागकोश होता है उस परागकोश में परागकोश भित्ति के द्वारा आवृत कोशिकाओं का समूह है, यानी कि परागकोश भित्ति के अंदर ये सेल्स पाई जाती है, कोशिकाओं का समूह क्या कहला रहा है, बीजाणुजन कोशिका कहलाता है। ये कोशिकाएं लघु बीजाणु मातृ कोशिकाओं का क्या करती है, निर्माण करती है। और लघु बीजाणु मातृ कोशिका मतलब लघु बीजाणु मैंने बताया था एक तरह से परागकण या नरयुग्मक होते हैं। मातृ यानी कि जनक, कोशिका यानी सेल, यानी कि वह जनक कोशिका जो लघु बीजाणु का निर्माण करती है उसे क्या कहते हैं, लघु बीजाणु मातृ कोशिका कहते हैं। तो उनका निर्माण किससे होता है, बीजाणु जन कोशिकाओं से होता है, तो उनका ये निर्माण करती है। प्रत्येक लघु बीजाणु मातृ कोशिका अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण करती है, यानी कि प्रत्येक लघु बीजाणु मातृ कोशिका में क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। और अर्धसूत्री विभाजन में अपन देखते हैं कि सेल्स होती है वह डिवाइड होकर अपने समान 2 नई सेल्स का निर्माण करती है, लेकिन फर्क ये रहता है कि जो नई सेल्स बनेगी उनके अंदर जो गुणसूत्र संख्या होगी वह जनक के अंदर जो गुणसूत्र है उसकी तुलना में क्या होगी, आधी गुणसूत्र संख्या उसके अंदर हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर जनक सेल्स में अपन मानते हैं कि 50 गुणसूत्र संख्या है तो जो संतति सेल्स होगी उसके अंदर क्या इतनी आ जाएगी, 25 वह अपने को दिखाई देती है। तो प्रत्येक लघु बीजाणु मातृ कोशिका अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण करती है और इस क्रिया को अपन